1956 के अंदर ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली से बंगाल के उस टाइम के एक्टिंग गवर्नर ने यह पूछा कि क्विट इंडिया मूवमेंट का इंडिया की इंडिपेंडेंस में कितना योगदान था। जानते हैं क्लेमेंट एटली ने क्या जवाब दिया। एक ऐसा जवाब जो शायद ही कोई सोच सके। उन्होंने इंग्लिश का एक वर्ड स्पेल किया और उसके थ्रू ये जवाब दिया। जवाब था MINIMAL, मिनिमल। $476 सेलर्स ने इंडिया की आज़ादी के लिए बगावत करी और अपनी जान की बाजी लगा दी। सरदार पटेल ने उन्हें वायदा किया कि कुछ भी हो उनको सज़ा नहीं मिलेगी। उन्होंने अपने हथियार डाले और वो वायदा टूटा। उनका कोर्ट मार्शल हुआ और इंडिया की इंडिपेंडेंस के बाद उन्हें इंडियन नेवी या इंडियन आर्म फोर्सेस में कोई जगह नहीं दी गई। 71 साल बाद 2017 में उनकी बेवाओं को 1-1 लाख रुपया मुआवजा दिया गया। क्या ये थी उनकी कंट्रीब्यूशन की रिस्पेक्ट? नाइनटीन 1956 के अंदर ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली से बंगाल के उस टाइम के एक्टिंग गवर्नर ने यह पूछा कि क्विट इंडिया मूवमेंट का इंडिया की इंडिपेंडेंस में कितना योगदान था। जानते हैं क्लेमेंट एटली ने क्या जवाब दिया। एक ऐसा जवाब जो शायद ही कोई सोच सके। उन्होंने इंग्लिश का एक वर्ड स्पेल किया और उसके थ्रू ये जवाब दिया। जवाब था MINIMAL, मिनिमल, मतलब ना के बराबर। गवर्नर साहब ने उनको पूछा कि आपने 47 के अंदर इंडिया को क्यों छोड़ा, जबकि आप तो ऑलमोस्ट 150 सालों से इंडिया पे राज कर रहे थे। उन्होंने 2 रीजंस दिए। पहला रीजन था द आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट एंड फाइट्स ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी स्टार्टिंग फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट, एंड द सेकेंड वॉज द म्यूटनी ऑफ रॉयल इंडियन नेवी विच शेकन्ड द कोर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। $476 सेलर्स ने इंडिया की आज़ादी के लिए बगावत करी और अपनी जान की बाजी लगा दी। सरदार पटेल ने उन्हें वायदा किया कि कुछ भी हो उनको सज़ा नहीं मिलेगी। उन्होंने अपने हथियार डाले और वो वायदा टूटा। उनका कोर्ट मार्शल हुआ और इंडिया की इंडिपेंडेंस के बाद उन्हें इंडियन नेवी या इंडियन आर्म फोर्सेस में कोई जगह नहीं दी गई। 71 साल बाद 2017 में उनकी बेवाओं को 1-1 लाख रुपया मुआवजा दिया गया। क्या ये थी उनकी कंट्रीब्यूशन की रिस्पेक्ट? 20वीं शताब्दी में बहुत से ऐसे देश थे जिन्होंने स्वतंत्रता हासिल करी और उन्होंने ये स्वतंत्रता नॉन वायलेंस के तरीके से नहीं, फ्रीडम स्ट्रगल या आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट से हासिल करी। मैं ऐसे 3 एग्जाम्पल्स आपको देता हूँ। फ्रेंच ने अल्जीरिया को नहीं छोड़ा 8 साल के आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट के बिना। ब्रिटेन ने कीनिया पे अपना दबदबा नहीं छोड़ा जब तक माओ माओ अपराइजिंग नहीं हुई। डच ने इंडोनेशिया को आज़ाद नहीं किया जब तक उन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल और आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट के अंदर जाके डच को हराने की कोशिश नहीं करी। और ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जहां पर आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, स्ट्रगल हुई और उसके बाद उन देशों को आज़ादी मिली 20वीं शताब्दी के अंदर। लेकिन इंडिया के अंदर हमें ये बताया गया एक गीत के माध्यम से कि दे दी हमें आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। इसका मतलब था कि बिना किसी आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट के इंडिया को स्वतंत्रता मिल गई और केवल एक सोच और एक पार्टी ने इंडिया को स्ट्रगल दिलाई। क्या ये असल में सच था? वार्ता विद शुभित की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम इस सच के बारे में बात करेंगे और 3 ऐसे लोगों के बारे में बात करेंगे जिन्होंने टिप्पणी दी कि कौन सी वो 2 मेन रीजंस थे या 2 मेन कारण थे जिसकी वजह से इंडिया को 1947 के अंदर इंडिपेंडेंस मिली। इनमें से 2 सोर्सेस पे तो फिर भी सवाल उठाया जा सकता है, लेकिन तीसरे सोर्स पे सवाल उठाना आज के इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में और पॉलिटिकल क्लाइमेट में बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो जानते हैं। पहला सोर्स था ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली, जो 45 और 47 के बीच में ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे और उन्होंने एक मेजर रोल प्ले किया था इंडिया की इंडिपेंडेंस के लिए। 56 के अंदर वो बंगाल आए किसी मीटिंग से रिलेटेड काम के लिए और वहाँ के एक्टिंग गवर्नर से मिले। गवर्नर साहब ने फिर उनसे ये पूछा कि गांधी की क्विट इंडिया मूवमेंट का इंडिया की इंडिपेंडेंस पे कितना असर था, कितना योगदान था।
उन्होंने अंग्रेजी का एक वर्ड बोला नहीं, उसे स्पेल किया और बताया कि कितना योगदान था। MINIMAL, यानी कि मिनिमल, ना के बराबर। ये तो था पहला सोर्स। दूसरा सोर्स 1945-46 के अंदर ब्रिटेन एमपीज का एक डेलीगेशन इन्हीं महोदय के पास, क्लेमेंट एटली के पास, जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे, जाता है और कहता है कि इंडिया के बारे में अब हमें सीरियस डिसीजंस लेने पड़ेंगे, हमें इंडिया से बाहर निकलना पड़ेगा। क्यों? उन्होंने भी वही दो कारण दिए, द आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी एंड द सेकेंड वॉज द म्यूटिनी ऑफ रॉयल इंडियन नेवी। अब चलिए, ये दो कारण जो है ये तो ब्रिटेन की तरफ से हैं। मे भी लोग ये कह सकते हैं कि कांग्रेस और मिस्टर गांधी की इम्पोर्टेंस को कम करने के लिए ये दो कारण दिए गए, ताकि उनकी जो स्ट्रगल थी या उनकी जो कंट्रीब्यूशन थी उसको वर्ल्ड स्टेज पे उतनी अहमियत ना मिल सके। तीसरा सोर्स जो मैं अब बताऊंगा वो एक ऐसे इंसान के बारे में है जिसको आज की डेट में तो कोई भी उनके ऊपर सवाल नहीं खड़ा कर सकता। वो सोर्स था, वो इंसान था इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्किटेक्ट मिस्टर भीमराव अंबेडकर, या जिन्हें लविंगली बाबा साहेब अंबेडकर कहा जाता है। उन्होंने 55 के अंदर BBC को एक इंटरव्यू दिया और उनसे भी ये पूछा गया कि आपके हिसाब से भारत को 47 में ही आज़ादी क्यों मिली, पहले या बाद में क्यों नहीं? उन्होंने भी वही दो रीज़न दिए, द इंडियन नेशनल आर्मी ऑफ सुभाष चंद्र बोस and at the same time Royal Indian Navy's mutiny were the main two reasons that made sure that British made an exit from India। तो अब हमें तीन सोर्सेज भी पता लग गए और वो दो मेन कारण भी पता लग गए। अब उन दो मेन रीजंस की बात करने से पहले हम जानते हैं कि ब्रिटेन का उस टाइम पे क्या हालात थे 45 और 47 के बीच में जो उन्होंने ये डिसीजन लिया। 45 के अंदर सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गई थी, ब्रिटेन, US, रशिया ये जीत गए थे, लेकिन इसकी भारी कीमत ब्रिटेन को देनी पड़ी थी। UK ऑफिस फॉर बजट रिस्पॉन्सिबिलिटी के खुद के रिकॉर्ड्स के मुताबिक 45 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद ब्रिटेन के ऊपर अपनी GDP का 2.5 गुना ज़्यादा डेट था, 250% डेट था। तो इकोनॉमिकली ब्रिटेन बहुत वीक हो गया था। दूसरी चीज़ ये हुई कि ब्रिटेन की जो पावर थी, जो ब्रिटेन एक सुपर पावर था, ब्रिटेन के बारे में ये कहा जाता था कि द सन नेवर सेट्स इन द ब्रिटिश एम्पायर, वो कमज़ोर हो गया था और दो नई पावर्स उभरी, अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स और उस टाइम की सोवियत यूनियन या आज की मेनली रशिया। तो ये दो पावर्स उठी और US ने ब्रिटेन को क्लियरली ये कहा, यानी कि रोजवेल्ट ने चर्चिल को ये कहा कि हमने सेकेंड वर्ल्ड वॉर आपके इंपीरियलिस्ट एम्बिशंस के लिए नहीं लड़ी थी, हम कॉलोनियलिज्म के खिलाफ हैं। तो ना उनके पास पैसा था, वो कमज़ोर हो गए थे इकोनॉमिकली, और उसके साथ साथ ना ही उनको US की सपोर्ट थी। ये तो हालात थे ब्रिटेन के। अब आते हैं उन दो मेन रीजंस पे जो उन तीन सोर्सेज ने कोट किए, और जानते हैं वो दो रीजंस क्या थे। पहला था फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी। अब वर्ल्ड वॉर चल रही थी, 42 के अंदर ब्रिटेन के हाथ से सिंगापुर चला गया और उसको जापानीज ने कब्जा कर लिया। अब जब जापान ने कब्जा किया तो ब्रिटेन की तरफ से सिंगापुर में इंडियन सोल्जर्स, इंडियन ब्रिटेन आर्मी की तरफ से लड़ रहे थे। 45,000 ऐसे सोल्जर्स को प्रिजनर्स ऑफ वॉर बनाकर वहां पर रखा हुआ था जापान ने। सुभाष चंद्र बोस वहां पहुंचते हैं, उनसे गुजारिश करते हैं कि आप ये सोल्जर्स हमें दीजिए, हम इनका इस्तेमाल करेंगे इंडिया के ऊपर चढ़ाई करने के लिए और ब्रिटेन को हराने के लिए। 43 में वो पहुंचते हैं और 44 में इंडियन नेशनल आर्मी इम्फाल और कोहिमा से नॉर्थ ईस्ट से ब्रिटेन के ऊपर हमला करती है। अब ये कॉन्फ्लिक्ट जो था ये आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट था और बहुत ही हिम्मत से इंडियन नेशनल आर्मी के सोल्जर्स लड़े, लेकिन वो हार गए। मिलिटरीली वो हार गए, लेकिन उन्होंने एक सोच तोड़ दी। वो हथियार जो ब्रिटेन ने 1857 के फर्स्ट रिवॉल्ट के बाद यूज़ किया था कि इंडियन सोल्जर हमेशा ब्रिटेन को वफादार रहेगा, वो कभी उनसे बगावत नहीं करेगा। ये मिथ या ये बिलीफ इस आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट ने तोड़ दिया। अब जब इन सोल्जर्स ने वॉर लड़ी और इनको कैप्चर कर लिया गया तो इनके खिलाफ लीगल प्रोसीडिंग्स हुई।
3 सोल्जर्स को इंडियन नेशनल आर्मी के चुना गया, जिनको लाल किला में पब्लिकली उनका ट्रायल होना था। और ये 3 सोल्जर्स कौन थे? कैप्टन शाहनवाज हुसैन, कैप्टन प्रेम कुमार सहगल और लेफ्टिनेंट गुरबख्श सिंह ढिल्लों। मुस्लिम, हिंदू, सिख, ये 3 रिलीजन उस टाइम पे इंडिया के 98% पॉपुलेशन को कवर करते थे। और ये ब्रिटेन की बहुत बड़ी गलती थी कि इनको पब्लिकली ट्रायल किया गया। हुआ ये कि इनके खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू हो गए। 23 नवंबर 1945 तक आते आते इन प्रोटेस्ट में फायरिंग के अंदर 97 लोगों की मौत हो गई थी। ब्रिटिश इंटेलिजेंस के डायरेक्टर नॉर्मन लुइस ने यह बोला था कि ये थ्रेट इंडियन नेशनल आर्मी की ब्रिटेन को सीरियसली लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये ब्रिटेन की नींव इंडिया के अंदर हिला चुकी है। 18 फरवरी 1946 रॉयल इंडियन नेवी का जहाज HMS तलवार, उस पे 1100 सेलर्स थे जिन्होंने प्रोटेस्ट किया, जो उनको खाना दिया जाता था और जो लिविंग कंडीशन थी उनसे रिलेटेड। उन्होंने प्रोटेस्ट किया और अपने ही ब्रिटेन के जो ऑफिसर्स थे उनको बंदी बना लिया। 19 फरवरी तक, यानी कि नेक्स्ट डे, 22 और जहाज इस प्रोटेस्ट में जुड़ गए। 22 फरवरी तक 78 शिप्स और नेवल बेसिस इस प्रोटेस्ट में जुड़ गए। टोटल 20 से 22 हजार सेलर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे। और ये प्रोटेस्ट नॉन वायलेंट नहीं था कुछ हद तक। इन्होंने जो अपने सुपीरियर ऑफिसर्स थे उनको बंदी बनाया और 3 फ्लैग्स होइस्ट करे इन सब शिप्स पे। पहला था उस टाइम का कांग्रेस का तिरंगा, दूसरा मुस्लिम लीग का फ्लैग और तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंटली इंडियन नेशनल आर्मी का फ्लैग। इसका मतलब था कि अब वो आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट के लिए तैयार हो रहे हैं। ब्रिटेन डर गया। उन्होंने डिस्ट्रॉयर्स भेजे, रॉयल एयरफोर्स की कुछ टुकड़ियां भेजी और बहुत सी शिप्स भेजे इन प्रोटेस्ट को सप्रेस करने के लिए। अब जब ये सब कुछ चल रहा था तो कांग्रेस और कांग्रेस की लीडरशिप क्या कर रही थी? ये स्ट्रगल भी तो इंडिया के इंडिपेंडेंस के लिए उस टाइम के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट था। तो आइए जानते हैं कांग्रेस का रवैया क्या था। कांग्रेस का रवैया बहुत अनएक्सपेक्टेड था। उन्होंने इन प्रोटेस्ट को सपोर्ट नहीं किया। मैं आपको मिस्टर गांधी की एक स्टेटमेंट पढ़ के सुनाता हूं जो इन प्रोटेस्ट के बारे में थी, या रादर इन प्रोटेस्ट के खिलाफ थी। If they mutinied for the freedom of India, they were doubly wrong. They could not do so without a call from a prepared revolutionary party. अर्थात अगर फ्रीडम के लिए उन्होंने ये प्रोटेस्ट किए तो वो बिल्कुल गलत थे। उन्होंने एक रेवोल्यूशनरी पार्टी को कॉन्फिडेंस में लिए बिना या उनसे पूछे बिना ये प्रोटेस्ट शुरू कर दिए। इसका मतलब था कि एक ही पार्टी के पास अधिकार था कांग्रेस के हिसाब से इंडिया के फ्रीडम के लिए लड़ने के लिए, और वो थी खुद कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस को डर था क्योंकि उस टाइम पे वो नेगोशिएशंस में थी कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रांसफर ऑफ पावर के लिए। उनको डर था कि ये म्यूटनी के चलते कहीं ब्रिटेन को एक और रीज़न ना मिल जाए अपना स्टे एक्सटेंड करने के लिए इंडिया में। अब जब ये पूरा प्रोटेस्ट चल रहा था, म्यूटनी चल रही थी, तो सरदार पटेल सेलर्स से मिले और उन्हें कहा कि आप हथियार डाल दीजिए। मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि आपके खिलाफ कोई लीगल प्रोसीडिंग नहीं होगी और आपके साथ कोई जाति नहीं होगी। 476 सेलर्स जो इन 22,000 सेलर्स के गुटों के लीडर्स थे, उन्होंने कहा ठीक है, और उन्होंने सरेंडर किया ब्रिटेन आर्म्ड फोर्सेस के सामने। लेकिन वो वादा टूटा। उन सेलर्स को कोर्ट मार्शल किया गया और इंडिया की इंडिपेंडेंस के बाद ना इंडिया ने ना पाकिस्तान ने, क्योंकि पाकिस्तान भी इंडिया में से ही निकल के बना था, इंडिया या पाकिस्तान में से किसी देश ने उन सेलर्स को ना नौकरियां दी ना कोई रिकग्निशन दी गई। 71 साल के बाद 2017 में उन सेलर्स की विधवाओं को 1-1 लाख रुपया मुआवजा दिया गया टू रिकग्नाइज द कंट्रीब्यूशन ऑफ दोज सेलर्स इन इंडियाज इंडिपेंडेंस। मतलब इंडिया को उन सेलर्स की कंट्रीब्यूशन को रिकग्नाइज करने के लिए 71 ईयर्स लग गए। तो अगर ये फ्रीडम स्ट्रगल्स थी, ये आर्म कॉन्फ्लिक्ट्स थे, ये म्यूटनीज थी जिन्होंने इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलाई, तो हमें ये क्यों बताया गया कि साबरमती के संत ने हमें आज़ादी दिलवा दी? अंत में वीडियो के मैं आपसे 2 प्रश्न पूछना चाहता हूँ। इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ
और उसके बाद माउंटबेटन की रिकमेंडेशन पे, और ये डॉक्यूमेंटेड प्रूफ है, जवाहरलाल नेहरू जो इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने लगभग मना किया कि जो इंडियन नेशनल आर्मी के ऑफिसर्स थे जिन्होंने इम्फाल से और कोहिमा से इंडिया के ऊपर चढ़ाई करी थी, उस टाइम के इंडिया के ऊपर चढ़ाई करी थी ताकि वो ब्रिटेन को हरा सकें, उनको इंडिया की आर्म्ड फोर्सेस की किसी भी टुकड़ी में नहीं रखा गया। तो क्या इंडिया की इंडिपेंडेंस के बाद भी कांग्रेस और उस टाइम के प्रथम प्रधानमंत्री डायरेक्शंस ले रहे थे ब्रिटेन से? दूसरा, वो 476 सोल्जर्स जिनको ये आश्वासन दिया गया था कि कोर्ट मार्शल आपका नहीं होगा, उनका कोर्ट मार्शल हुआ और 71 साल बाद उनकी विधवाओं को केवल 1-1 लाख रुपए देकर रिकग्नाइज किया गया। क्या ये सही था? अगर आपके पास इन प्रश्नों के उत्तर हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। जितने भी फैक्ट्स और जितनी भी डेट्स और नंबर्स मैंने कोट किए हैं इस वीडियो में, वो सब फैक्चुअल हैं और उनके सोर्सेज डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, जाके आप चेक कर सकते हैं। धन्यवाद।